एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 सितंबर का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक लेने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत सालों से न्यूज़ में है, 1-2 साल से न्यूज़ में है, और इसके बारे में हम डिटेल में एक बार फिर पढ़ेंगे। सेकंड इज डोनाल्ड ट्रम्प्स क्रैकडाउन ऑन साइंस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साइंस पे क्रैकडाउन किया है, मतलब फंडिंग हटाई है तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। थर्ड इज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डेफी बूम एंड कंसर्न्स। डेफी का क्या बूम है एंड कंसर्न है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। जो भी आपको नए कीवर्ड सीखने के लिए मिलते हैं, नए वर्ड्स मिलते हैं, नया वोकेबलरी आपके एडिशन में आता है, आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार, निकोबार और अंडमान, अंडमान निकोबार आइलैंड तो आपको पता ही है, बचपन से ही आप अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हो। बट अंडमान और निकोबार ये दो आइलैंड ग्रुप्स हैं। निकोबार में एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार पे क्या प्रोजेक्ट हो रहा है? ग्रेट निकोबार पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप की जा रही हैं, बहुत हेविली डेवलप की जा रही हैं, बहुत हेविली। तो इससे क्या फायदा है, एनवायरनमेंट को क्या रिस्क है, ये सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। द एडिटोरियल एग्जामिन्स द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, हाईलाइटिंग इट्स स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल टू मेक इंडिया अ मैरीटाइम पावर in the Indian Ocean region. At the same time, it underlines the environmental, tribal and disaster related concerns. ये साथ साथ अंडरलाइन करता है इन्वायरमेंटल, क्योंकि इन्वायरमेंट को तो लॉस होगा ही, पेड़ काटने ही पड़ेंगे। ट्राइबल जो आसपास रहते हैं, और डिजास्टर से रिलेटेड भी कंसर्न्स हो सकते हैं। The Great Nicobar Island project launched in 2021 is a 81,000 crore mega infrastructure initiative. 81,000, सोचो, 81,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है। नीति आयोग ने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको इंप्लीमेंट किया है। इट सीक्स टू ट्रांसफॉर्म द सदर्न टिप ऑफ द निकोबार आर्किपेलागो इनटू ए मैरीटाइम इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक हब। जो भी अंडमान निकोबार का जो सदर्न टिप है, साउथ टिप है ना, वहां पे जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वो ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक मैरीटाइम मतलब समुद्री, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक हब में कॉम्प्लीमेंट करने की, कन्वर्ट करने की बात चल रही है, जो इंडिया के सागरमाला प्रोग्राम के इनिशिएटिव के कॉन्ग्रुएंस में होता है। ठीक है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के कॉन्ग्रुएंस में आता है एंड द लार्जर विजन ऑफ विकसित भारत को फुलफिल करता है। इट हैज ड्रॉन शार्प ऑपोजिशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट के ग्राउंड्स पे ये शार्प ऑपोजिशन भी यहाँ पे आया है। ठीक है, अंडमान सी, और साथ में यहाँ पे देखो ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार। तो निकोबार में ग्रेट निकोबार क्या आता है? सबसे लास्ट में आता है, सबसे नीचे आता है, और ऊपर अंडमान है। अंडमान में नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। निकोबार में कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार के बीच से 10 डिग्री चैनल होके जाता है। व्हाट इज 10 डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल जब आप ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड पढ़ते हो, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो वो वही है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार आइलैंड के पहले देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड में आपका कैंपबेल बे नेशनल पार्क है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क जो है वो पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड में आता है। ये नेशनल पार्क का नाम आपको याद होना चाहिए। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज और बाकी सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो यहाँ पे जो है वो जो इन्वायरमेंट है और जो भी नेशनल पार्क हैं उनको लॉस तो थोड़ा बहुत ज़रूर होगा। ठीक है, अब ये और भी आइलैंड देखो, यहाँ ये जो इलाका है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये है कुआलालंपुर। ये बहुत पतला स्ट्रेट जो है निकोबार के नीचे से ऐसे होके जा रहा होता है, तो बहुत सारा शिपमेंट एरिया जो है इसके नीचे से होके जा रहा होता है। शिपमेंट एरिया, बहुत सारे शिप्स इसके नीचे से होके जा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज डेवलप कर देते हैं, उससे इंडिया की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में, सबसे नीचे वाला पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो इंडिया का भी सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट: इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT, कैपेसिटी 14.2 मिलियन, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, एम रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन कोलंबो एंड सिंगापुर फॉर कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट। ये क्या करेगा? इंडिया का डिपेंडेंसी घटाएगा कोलंबो पे एंड सिंगापुर पे। किसके लिए? कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के लिए। पोटेंशियल क्या है?
पोजीशन ग्रेट निकोबार एज अ ग्लोबल शिपिंग हब, ग्रेट निकोबार को ग्लोबल शिपिंग हब जैसा पोजीशन करना है, ठीक है। ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पर्पस इनहेंस एयर कनेक्टिविटी, प्रमोट टूरिज्म एंड इंश्योर रैपिड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन इमरजेंसी, और इंश्योर करेगा रैपिड मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट कहाँ पे, इमरजेंसीज में, ठीक है। 450 मेगा वोल्ट एम्पियर गैस एंड सोलर पावर प्लांट, हाइब्रिड एनर्जी मिक्स फॉर सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी यहाँ पे करेगा, 450 मेगावाट एम्पियर गैस एंड सोलर पावर प्लांट के हिसाब से। इंटीग्रेट्स रिन्यूएबल एनर्जी विद कन्वेंशनल गैस बेस्ड सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी को कन्वेंशनल गैस बेस्ड सिस्टम के साथ भी क्या करेगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट का क्या है, एक तरह से कंपोनेंट है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये आईसीटीटी आप जरूर नाम याद कर लीजिएगा, है ना। आसपास श्रीलंका भी है, आसपास सिंगापुर भी है, दोनों पे एक तरह से इंडिया का डिपेंडेंसी तो कम हो जाएगा। की कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप, टाउनशिप भी होगा वहां पे, लोग भी रहेंगे वहां पे, हाउसिंग भी होगा, है ना, क्योंकि अगर इकोनॉमिक यूनिट्स होता है तो हाउसिंग भी होनी है, टाउनशिप बनना है वहां पे, है ना, टाउनशिप लोग जाके रहेंगे। सोचो हेल्थ केयर, एजुकेशन, सिविक एमिनिटीज फॉर रेसिडेंट एंड वर्कर, सब कुछ वहां सेटअप किया जाएगा। फेज्ड डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बार में ही पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, फेज्ड होगा। लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन किया जाएगा 3 फेजेस में। डिजाइन टू स्प्रेड इन्वेस्टमेंट, मिनिमाइज इकोलॉजिकल स्ट्रेस, इकोलॉजिकल स्ट्रेस को मिनिमाइज किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड किया जाएगा। एंड एडेप्टिव मिड कोर्स करेक्शन, मिड कोर्स, कई बार आप कुछ काम करते हो बीच में गलत होने लगता है, फिर उसको ठीक करते हो बीच में, उसको बोलते हैं मिड कोर्स करेक्शन, वो मिड कोर्स करेक्शन किया जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, प्रॉक्सिमिटी टू द मलक्का स्ट्रेट, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन, मलक्का स्ट्रेट क्या है, वर्ल्ड का बिजिएस्ट शिपिंग लेन है। इनहेंसेज इंडियाज कैपेसिटी टू मॉनिटर ग्लोबल ट्रेड फ्लोज, वो इंडिया का कैपेसिटी इनहेंस करता है टू मॉनिटर ग्लोबल ट्रेड फ्लोज। स्ट्रेंथन सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रीजन में सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को क्या करता है, इनहेंस करता है, ब्लू इकोनॉमी को पुश करता है। सपोर्ट सागरमाला प्रोग्राम एंड मैरीटाइम इंडियन विजन टू 2030, इंटीग्रेट्स इंडिया इनटू द इंडो पैसिफिक शिपिंग नेटवर्क, इंडिया को इंडो पैसिफिक शिपिंग नेटवर्क में क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, ठीक है। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, कोस्टल सिटी का डेवलपमेंट करता है, कोस्टल शिपिंग एंड आईडब्ल्यूटी को प्रमोट करता है, पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन और पोर्ट का कनेक्टिविटी, ये सारा चीज जो है, ये 5 पिलर्स है सागरमाला प्रोग्राम का। तो सागरमाला प्रोग्राम के ही एक तरह से अंदर आप समझ सकते हो कि ये निकोबार प्रोजेक्ट का भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। आगे सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में आपको और जानकारी दे देता हूँ। अचीवमेंट्स ऑफ सागरमाला प्रोग्राम, सागरमाला प्रोग्राम काफी पहले लॉन्च हुआ था, है ना। कोस्टल शिपिंग का ग्रोथ 118% लास्ट डिकेड में 10 साल में रिड्यूस हुआ है, जिससे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हुआ है, एमिशन कम हुआ है। 40 लाख प्लस पैसेंजर्स बेनिफिट हुए हैं, रो पैक्स फेरी से लोग बैठ के भी जाते हैं। कोस्टल कनेक्टिविटी इनहेंस हुई है, इनलैंड वाटरवे में 700% का इंक्रीज। 9 इंडियन पोर्ट्स रैंक अमॉन्ग द वर्ल्ड टॉप 100, वाह वाह, विथ वाइजैग इन द टॉप 20 कंटेनर पोर्ट्स, विशाखापत्तनम टॉप 20 कंटेनर पोर्ट्स में आए हैं। इंडियन पोर्ट्स नाउ आउट परफॉर्म मेनी एडवांस मैरीटाइम नेशन इन एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ये सागरमाला के अचीवमेंट्स हैं जो डायरेक्टली आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलता है, ये डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो जब पोर्ट से रिलेटेड कुछ भी आए। सागरमाला 2.0, है ना। फोकस क्या है, शिप बिल्डिंग, शिप को बिल्ड करेंगे, रिपेयर करेंगे, ब्रेकिंग और रिसाइकलिंग सब काम होगा। बजटरी सपोर्ट, 40,000 करोड़ का बजटरी सपोर्ट एलोकेटेड फॉर स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल एम्स टू मोबिलाइज 12 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट डिकेड पे 12 लाख करोड़ मोबिलाइज करेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्राइव कोस्टल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे और कोस्टल इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। स्ट्रेटेजिक विजन, अलायंस विद विकसित भारत एंड आत्मनिर्भर भारत 2047 गोल, विकसित भारत एंड आत्मनिर्भर भारत 2047 गोल से क्या किया जाएगा, अलाइन भी किया जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग भी होगा। स्ट्रेंथन इंडिया एज अ लीडिंग मैरीटाइम पावर हाउस, इंडिया को एज अ लीडिंग मैरीटाइम पावर हाउस के रूप में भी स्टैब्लिश किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, ऑगमेंट्स द अंडमान एंड निकोबार कमांड, इंडियाज ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड, इंडिया का ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड क्या है, अंडमान एंड निकोबार कमांड। इनेबल्स रैपिड मोबिलाइजेशन अगेंस्ट थ्रेट्स सच एज पायरेसी, सी बॉर्न टेररिज्म एंड इनलीगल ट्रैफिकिंग। तो रैपिड मोबिलाइजेशन होगा, है ना, जो भी थ्रेट्स हैं, पायरेसी का थ्रेट होता है, चोर डाकू आ जाते हैं, समुद्री लुटेरे, सी बॉर्न टेररिज्म, ठीक है, और इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए मोबिलाइजेशन तेज हो सकेगा।
ट्रेड में इंडिया और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एनुअल ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट। जो कॉस्ट आता है 200-300 मिलियन डॉलर का, उसको हम कम कर पाएंगे। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को बढ़ा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, ग्रोथ भी आएगा, इको टूरिज्म भी आएगा वहां पे। ऑब्वियसली जब फैसिलिटीज आ जाएंगी तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, स्किल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक टूरिज्म एंड पोर्ट मैनेजमेंट में होगा। अब चैलेंजेस की बात आते हैं, देख रहे हो ये है जायंट लेदर बैक टर्टल, जो आईयूसीएन कैटेगरी इसका वल्नरेबल है, वल्नरेबल टर्टल है ये। ऐसे टर्टल आपको कहाँ मिलेंगे? अंडमान निकोबार में मिलते हैं। तो अंडमान निकोबार इन्वायरमेंटली बहुत फ्रजाइल है। डाइवर्जन ऑफ 1.82% ऑफ फॉरेस्ट लैंड थ्रेटन्स एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना। फॉरेस्ट लैंड का भी डाइवर्जन होगा तो ही जाके ये पोर्ट्स वगैरह बन पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना, जो फ्लोरा एंड फौना वहीं पाए जाते हैं, उनका थ्रेटन हो जाएगा। रिस्क टू नेस्टिंग साइट, जो ये लेदर बैक टर्टल जहाँ नेस्ट करते हैं, जहाँ बच्चे देते हैं, उन साइट का रिस्क हो जाएगा। एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल्स, कोरल रीफ, मैंग्रोव्स, मेगापॉड्स, ये लोग सर्वाइव, शायद सर्वाइवल पे रिस्क आ जाएगा। ट्राइबल वेलफेयर कंसर्न, वहाँ जो लोग रहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जैसे शोम्पेन और निकोबारीज, उनके लिए कंसर्न है। कल्चरल इरोजन, लाइवलीहुड का डिस्ट्रप्शन, हेल्थ का वल्नरेबिलिटी, क्योंकि आउटसाइडर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये सब कुछ प्रॉब्लमेटिक होने लगेगा, है ना। अंडमान निकोबार में तो ऑब्वियसली वहाँ के जो ट्राइब्स होंगे उसमें थोड़ी कोविड पहुंचा होगा, क्योंकि वो लोग कहीं जाते ही नहीं है ना। बट लोग आएंगे जाएंगे तो ऐसे कोविड जैसे और बीमारियां वहाँ पे बहुत तेज स्प्रेड करने लगेंगे। चैलेंजेस एंड कंसर्न, डिजास्टर वल्नरेबिलिटीज। GNI इज लोकेटेड इन सिस्मिक जोन 5, हाईएस्ट अर्थक्वेक रिस्क। GNI जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड, वो सिस्मिक जोन 5 में है। सिस्मिक जोन 5 मतलब जिसमें अर्थक्वेक का रिस्क सबसे ज्यादा होता है ना। गुवाहाटी भी जो है वो सिस्मिक जोन 5 में ही आता है। द 2004 इंडियन ओशन सुनामी किल्ड ओवर 6000 पीपल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सुनामी जो आया था 2004 में, वो 6000 से ज्यादा लोगों को मार दिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये तो ऑफिशियल एस्टिमेट है, रियल एस्टिमेट इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। बहुत लोग जिनका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है कहीं, वो लोग भी मरे होंगे। साइक्लोन एंड सी लेवल राइज एड क्लाइमेट रिस्क टू इंफ्रास्ट्रक्चर। साइक्लोन एंड सी लेवल राइज, साइक्लोन भी होता है, सी लेवल राइज भी है, लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी भी है। रिमोट लोकेशन इंक्रीजेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जितना दूर होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, मैन पावर का शॉर्टेज, सप्लाई चेन चैलेंजेस आएंगे। द ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कॉस्ट हैज ऑलरेडी एस्केलेटेड बाय 20% बिटवीन 2021 एंड 2024। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी एस्केलेट कर गया है 20% से, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का कॉस्ट, है ना, 3 सालों में। तो ये सब चैलेंजेस एंड कंसर्न्स है। वे फॉरवर्ड क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराने की जरूरत है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रियल टाइम पे सैटेलाइट मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स कराने की जरूरत है कॉम्प्लायंस के लिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कराने की जरूरत है, ठीक है। इंश्योर फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप का फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। ऑफर लाइवलीहुड सपोर्ट थ्रू इको टूरिज्म, इको टूरिज्म से लाइवलीहुड सपोर्ट मिले। हैंडीक्राफ्ट एंड मैंग्रोव का रिस्टोरेशन हो। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रायोरिटाइज सोलर एंड विंड एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड लो कार्बन कंस्ट्रक्शन। सोलर एंड विंड एनर्जी को प्रायोरिटाइज किया जाए, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए, लो कार्बन कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया जाए। ये सब वे फॉरवर्ड है। और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट, सुनामी एंड साइक्लोन रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड डिजास्टर शेल्टर। तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट भी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द कंक्लूजन? The Great Nicobar Island project is not merely an infrastructure venture, but a litmus test of India's ability to harmonize strategic imperative with ecological stewardship and tribal welfare. It pursued with sustainability, inclusivity, and disaster resilience at its core. The project can serve as a model of balanced island development. ये project जो होगा वो as a model of balanced island development की तरह काम करेगा. Ultimately, it holds the potential to cement India's stature as a maritime power in the Indian Ocean region and contribute meaningfully to the vision of विकसित भारत. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग. देखो सेकंड टॉपिक क्या है. सेकंड टॉपिक है डोनाल्ड ट्रम्प क्रैक डाउन ऑन साइंस, एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है. डोनाल्ड ट्रम्प ने क्रैक डाउन किया है साइंस के ऊपर. साइंस के ऊपर क्रैक डाउन. व्हाट इज क्रैक डाउन ऑन साइंस? क्रैक डाउन ऑन साइंस, इसका मतलब क्या है? ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प का ईज ऑफ डूइंग साइंस,
मतलब कि साइंस जो है, साइंस और रिसर्च में डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए ने अपना फंडिंग को कट शॉर्ट किया है, ठीक है। वीजा रिस्ट्रिक्शन को भी और ज़्यादा डिफिकल्ट किया है कि वीजा जो है लोगों को मुश्किल से मिल रही है। द एडिटोरियल हाईलाइट्स हाउ डोनाल्ड ट्रंप क्रैक डाउन ऑन यूएस साइंस फंडिंग एंड वीजाज has created a global flux of stranded researchers, opening a narrow window for India to attract world class talent. अब यूएस में साइंस और साइंटिफिक रिसर्च मुश्किल है, लोगों का एंट्री भी मुश्किल है, तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करें। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर जो लोग पोस्ट डॉक डॉक मतलब डॉक्टरेट ऐसे डिग्रीज लिए हुए हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी में, वो इंडिया के अंदर आ सकते हैं। इंडिया में रिसर्च का काम, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब से रिलेटेड काम इंडिया में कर सकते हैं। खासकर इंडियन ओरिजिन के लोग ये बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जहां यूएस एक तरफ अपने आप को क्लोज कर रही है, वहीं चाइना और यूरोपियन यूनियन अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, ओपन कर रही है कि बाकी टैलेंट वहां पे है। इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि हम भी अपने आप को और ज़्यादा ओपन करें, जो भी टैलेंट है खासकर इंडिया रिलेटेड टैलेंट उसको गेन करें, ब्रेन गेन करने की हम कोशिश करें, है ना। इंडिया शुड ऑल्सो ट्राई टू ब्रेन गेन, है ना। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन साइंस बजट कट्स 50% इन नेशनल साइंस फाउंडेशन। सोचो, नेशनल साइंस फाउंडेशन में 50% कट कर दिया है, नासा में भी। एंड टाइटेंड वीजा रिजिम्स को टाइटेंड कर दिया है। डिसरप्टेड ग्लोबल रिसर्च मोबिलिटी, दिस हैज क्रिएटेड अ गलट ऑफ हाईली ट्रेंड स्टेम रिसर्चर। स्टेम किसको बोलते हैं? एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स। Especially Indian origin postdocs in critical technology now seeking opportunities. While the US is restricting, Europe and China are aggressively attracting global talent. यूरोप और चाइना जो है अग्रेसिवली अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्लोबल टैलेंट को, स्ट्रेंथनिंग देयर इनोवेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। फॉर इंडिया दिस इज अ रेयर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेटेजिकली इम्बेड ग्लोबल साइंटिफिक टैलेंट इनटू इट्स रिसर्च इकोसिस्टम फॉर लॉन्ग टर्म सॉवरेन कैपेबिलिटी। किस कैपेबिलिटी के लिए? लॉन्ग टर्म सॉवरेन कैपेबिलिटी। इंडियाज करंट रिसर्च प्रोफाइल एंड वीकनेस, लो इम्पैक्ट प्रेजेंस। इंडिया का प्रेजेंस क्या है? लो इम्पैक्ट। ओनली 2.5% ऑफ हाईली साइटेड पेपर्स ग्लोबली, है ना। जो ग्लोबली पेपर्स के बारे में, जो रिसर्च पेपर्स के बारे में बात की जाती है, उसमें इंडिया का रोल जो है सिर्फ 2.5% है। ओनली 2% ऑफ साइंटिस्ट इन टॉप 2% मोस्ट साइटेड, है ना। जो टॉप 2% मोस्ट साइटेड वर्ल्ड के साइंटिस्ट, उसमें इंडिया के साइंटिस्ट कितने हैं? बस उस 2% के 2%। चाइनाज डोमिनेंस, चाइना 44 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में 37 को कंट्रोल करता है। हाइपरसोनिक प्रोपल्सन, सेमीकंडक्टर, सिंथेटिक बायोलॉजी, एडवांस एआई सब में लीड करता है। इंडियाज कॉन्ट्राडिक्शन, रैंक्स इन टॉप 5 इन 29 टेक्नोलॉजी। इंडिया टॉप 5 में आता है 29 टेक्नोलॉजी में, बट लैक्स इकोसिस्टम, लैब्स एंड फंडिंग कंटिन्यूटी। इकोसिस्टम नहीं है इंडिया में, लैब्स नहीं है, फंडिंग कंटिन्यूटी नहीं है। टैलेंट ड्रेन, इंडियाज ब्राइटेस्ट ऑफन माइग्रेट अब्रॉड। इंडिया के जो ब्राइटेस्ट हैं वो हमेशा दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन होने लगता है ड्यू टू वीक डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी। इंडिया में डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज की कमी है। कंपैरेटिव मॉडल्स की बात करें, चाइनाज यंग 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम 2011-17 अट्रैक्टेड 3500 ईयरली करियर साइंटिस्ट, लीडिंग टू चाइनाज लीप इन रिसर्च आउटपुट। यहाँ पे कितने अट्रैक्ट हुए? 3500 अर्ली करियर साइंटिस्ट, 3500 अर्ली करियर साइंटिस्ट आए, है ना, लीडिंग टू चाइनाज लीप इन रिसर्च आउटपुट। 8 of 10 टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन नेचर इंडेक्स बाय 2024। यूरोप्स चूज यूरोप फॉर साइंस इनिशिएटिव, है ना। इसका एग्जांपल क्या है? इमैनुअल मैक्रोन अनाउंस्ड €100 मिलियन फ्रांस 2030 फंड, सिग्नलिंग यूरोप्स अर्जेंसी इन टैलेंट रिक्रूटमेंट पोस्ट यूएस कट। यूरोप में इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कितना अनाउंस किया? 100 मिलियन यूरो, 100 मिलियन यूरो फंड को अनाउंस किया है 2030 तक, जो यूज होगा यूएस के कट के बाद से। यूएस का एग्जांपल क्या है? डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी डिक्लाइनिंग पोस्ट डॉक्टोरल जॉब्स यूएस में कम हो रही है पोस्ट डॉक्टोरल के बाद। पहले 25% to 15% आ चुकी हैं 20 इयर्स में। वीजा रिस्ट्रिक्शंस आर पुशिंग टैलेंट आउटवर्ड, इंडिया कैन टैप दिस पूल। वीजा रिस्ट्रिक्शन भी है। व्हाई हैज इंडिया स्ट्रगल टू अट्रैक्ट टैलेंट? क्योंकि हमारा पेमेंट नहीं है, अनकॉम्पिटिटिव पे है। कॉम्पनसेशन नॉट अलाइंड विद ग्लोबल बेंचमार्क्स, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, नो क्लियर पाथवे, है ना। लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे, करियर प्रोग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं पता है। रिक्रूटमेंट फ्रेगमेंटेड है।
अनकॉम्पिटिटिव पे, कॉम्पनसेशन नॉट अलाइंड विद ग्लोबल बेंचमार्क, है ना, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, नो क्लियर पाथवे एंड फ्रेगमेंटेड रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट टुकड़ों टुकड़ों में है, फ्रेगमेंटेड है, नॉट टाइड टू मिशन ओरिएंटेड स्ट्रीम, लीडिंग टू स्कैटर्ड एफर्ट, एफर्ट जो है स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है। पॉलिसी इंटरवेंशन ऑलरेडी इनिशिएटेड, क्या क्या पॉलिसी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर 2023-24 में गवर्नमेंट ने लेके आई है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, न्यू अम्ब्रेला बॉडी टू फंड मिशन ड्रिवन R&D, 1 लाख करोड़ R&D इनोवेशन फंड है यहाँ पे, लार्ज स्केल स्टेट कमिटमेंट आफ्टर डिकेड्स, ईज ऑफ डूइंग साइंस है, फास्टर अप्रूवल, इम्प्रूव्ड ग्रांट एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर्स है। इंडियाज रिसर्च रेवोल्यूशन बिगिंस, इंडिया का रिसर्च रेवोल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज नाउ हैज अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इंडिया के पास क्या है, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 50,000 करोड़ है 5 ईयर्स में। क्रिएट अ कल्चर ऑफ रिसर्च इन इंडियन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन एंड लैब, इंडियन यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूशन और लैब में क्या है, कल्चर ऑफ रिसर्च क्रिएट करने के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है। मेकिंग इंडिया ग्लोबल साइंस एंड रिसर्च प्लेयर, इंडिया को एक ग्लोबल साइंस एंड रिसर्च प्लेयर बनाने के लिए। प्रपोज सोल्यूशन क्या है, फोकस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, फोकस्ड हो। FROs कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ परमानेंट मिशन ड्रिवन इंस्टीट्यूशन विद इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, है ना। तो सोल्यूशन क्या है, फोकस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, फोकस्ड। लिमिटेड नंबर ऑफ परमानेंट मिशन ड्रिवन इंस्टीट्यूशन, परमानेंट मिशन ड्रिवन इंस्टीट्यूशन क्या हो, लिमिटेड हो, विथ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर क्या है, पब्लिक प्राइवेट एकेडमी मॉडल। FROs एट सेक्शन 8 कंपनीज, FROs को, ये जो फोकस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनको सेक्शन 8 कंपनी NGO बना दिया जाए, ठीक है। प्रपोजल यही है, विथ 51% इंडस्ट्री स्टेक इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो सेक्शन 8 कंपनी बना देने से इनके प्रॉफिट पे टैक्सेस नहीं होते हैं। टारगेट ऑफ 500 ग्लोबल रिसर्च इन 5 ईयर्स, 500 ग्लोबल रिसर्च हो 5 ईयर में, मोस्टली अर्ली करियर पोस्ट डॉक्स, जो लोगों ने डॉक्टरेट किया, डॉक्टरेट मतलब PhD, फिर उसके बाद पोस्ट डॉक का सर्टिफिकेशन लिया, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो लोग इसमें काम कर पाए। ज्वाइंट अपॉइंटमेंट, रोटेशनल लीडरशिप, प्रोजेक्ट बेस्ड एंट्री फॉर इंडियन रिसर्चर्स विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। एग्जाम्पल क्या है, IIT दिल्ली प्लस DRDO, क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर 1 किलोमीटर, इट कैन सर्व एज अ नेशनल एंकर FRO फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए क्या सर्व करेगा, नेशनल एंकर FRO की तरह सर्व करेगा। वे फॉरवर्ड, institutionalize FROs, anchor them in IITs, IC and national labs with permanent funding structure, permanent funding structure की तरह एंकर किया जाए। कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम, ऑफर ग्लोबल स्टैंडर्ड सैलरीज, लैब्स एंड करियर ट्रैक्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड सैलरीज दिया जाए, लैब्स एंड कैरियर ट्रैक्स दिया जाए। टाई रिक्रूटमेंट टू मिशंस, अलाइन टैलेंट इनटेक विद सॉवरेन कैपेबिलिटी, सॉवरेन कैपेबिलिटी नीड्स के साथ टैलेंट इनटेक को अलाइन कर दिया जाए। क्वांटम, सेमीकंडक्टर, बायोटेक। पाइपलाइन क्रिएशन, अट्रैक्ट अर्ली करियर साइंटिस्ट टू बिल्ड लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी बिल्ड करने के लिए हमें अर्ली साइंटिस्ट अभी चाहिए। तो इंडिया के पास अभी चॉइस क्या है, इधर सीज द अपॉर्चुनिटी टू इम्बेड ग्लोबल टैलेंट नाउ और रिजाइन टू लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, या तो हम लोग अभी साइंटिस्ट को बुलाएं या लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस रखें, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस रखें, ठीक है। फिर उसके बाद ये कोट आ जाएगा, बाय क्रिएटिंग focused research organization that embed global talent into India's innovation system, the country can transform a global crisis into national opportunity, building sovereign capacity in critical technology and securing its vision of Viksit Bharat. Topic number 3, decentralized finance boom and concern, decentralized finance boom। फिर यहाँ पे आपको US दिख रहा है। फाइनेंस मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है यहाँ पे, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। एक है आपको रुपया मिलता है, आपके पास करेंसी नोट्स हैं, आपके पास कॉइन्स हैं, UPI यूज करते हो, ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, RBI से। ये सेंट्रलाइज तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज है, उनका कोई माई बाप नहीं है उस तरीके से, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, सेंट्रलाइज में तो मोदी जी आए बोले कल से 500,000 के नोट्स बंद, वहां डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसी वजह से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब क्रिप्टो करेंसी काफी बूम पे है।
Decentralized finance is rapidly expanding as a global financial innovation, enabling direct peer-to-peer transaction without intermediaries such as banks. बैंक्स की भी यहाँ जरूरत नहीं है. बैंक्स क्या है? इंटरमीडियरीज है. अभी सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम दैट रन्स ऑन इथेरम? इथेरम है ना, आपने और भी नाम सुना होगा इथेरम के अलावा. ठीक है. इथेरम इज डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन. इट अलाउज पीपल टू send, borrow, lend, invest and trade money directly without banks. All transaction happen using smart contract. Smart contract से ही सारा transaction हो रहा है. And apps called D apps से हो रहा है. Anyone with phone plus internet can use it. No bank account और KYC is needed. कोई बैंक अकाउंट, कोई KYC चाहिए ही नहीं. ठीक है. जिसके पास फोन है, ऐप है, वो उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. बिटकॉइन हो गया, इथेरम हो गया, ये सारा उसी का एग्जांपल है. ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इम्यूटेबल डिजिटल लेजर. लेजर मतलब रिकॉर्ड है ना, डिसेंट्रलाइज है. ठीक है. मतलब हर कोई एक्सेस कर पाएगा, कोई सेंट्रलाइजेशन मैकेनिज्म नहीं है कि आरबीआई कंट्रोल कर रही है या कुछ. डिस्ट्रीब्यूटेड है, इम्यूटेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. एक बार जो डेटा इंटर हो गया वो इंटर हो गया. न्यू डेटा example, a transaction is entered into the blockchain. A block representing data is created. The block is broadcasted to all the nodes in the blockchain network. तो ये डेटा जो है, जो लोग इससे जुड़े हैं सबके पास पहुंच जाएगा. सब लोग इसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे, है ना. ईच नोड चूजेस टू अप्रूव और डिनाई द न्यू ब्लॉक. जो पहले से एग्जिस्टिंग है वो या तो अप्रूव करेंगे या डिनाई करेंगे. अप्रूव कर दिया, द न्यू ब्लॉक इज एडेड टू द चेन परमानेंटली. तो नया ब्लॉक जो होगा वो परमानेंटली ऐड कर दिया जाएगा. ये पूरा ब्लॉक चेन का प्रोसेस है. ठीक है. ये डेटा स्टोरेज का प्रोसेस है. रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. इसमें आप क्या कर सकते हो? ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का यूज कौन करता है? डिजिटल करेंसीज करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज करती हैं. ठीक है. हाउ इट वर्क्स? डिसेंट्रलाइज है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. मल्टीपल नोड्स वैलिडेट ट्रांजैक्शंस. ब्लॉक ऑफ डेटा. Transactions are grouped into blocks. Cryptographic hashing. Each block linked to the previous one, preventing alteration. Consensus mechanism. Proof of work, proof of stake or similar ensures agreement among participants. Immutability. Once added data cannot be changed without altering the entire chain. एक बार ऐड कर दिया जाएगा, डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता. फीचर्स ऑफ डिफाई. नो मिडिलमैन. वर्क्स विदाउट बैंक्स और ब्रोकर. बिना बैंक और बिना ब्रोकर के काम करता है डिफाई. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. डील हैपेंस ऑटोमेटिकली वंस रूल्स आर मेट. रूल मेट होंगे तो डील्स ऑटोमेटिकली हैपन हो जाएगा. ओपन एक्सेस. एनीवन इन द वर्ल्ड कैन ज्वाइन विद जस्ट अ डिजिटल वॉलेट. ट्रांसपेरेंसी. एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉकचेन फॉर ऑल टू सी. क्रॉस बॉर्डर. कैन बी यूज्ड इंटरनेशनली. इंटरनेशनली भी यूज होगा. लो कॉस्ट होगा. ठीक है. फास्ट होगा. एनोनिमस होगा. मेनी प्लेटफॉर्म्स डू नॉट आस्क फॉर आईडी, मेकिंग इट ओपन बट रिस्की. What is the significance? Financial inclusion provides banking access to unbanked population globally. Banking access मिलेगा किसके लिए? unbanked population के लिए globally. ये this is the financial inclusion का purpose. Innovation driver creates new fintech products. नए fintech products आएंगे जैसे stable coins, decentralized insurance and tokenized asset. Economic risk क्या है? Vulnerable to hacking, fraud, terror financing. Terror financing और money laundering सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनोनिमिटी की वजह से. कौन पैसा भेज रहा है, किसको मिल रहा है, ये सब एनोनिमस रहता है लार्जली. ठीक है. अब ये बढ़ रहा है. देखो ये मार्केट 2024 में देखो $30 बिलियन से ये 2029 तक $178 मिलियन होने वाला है. डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट. ठीक है. DEFI इन इंडिया एडॉप्शन. इंडिया रैंक्स थर्ड. इंडिया का रैंक भी थर्ड है DEFI में. सीधे मार्केट साइज क्या है? प्रोजेक्टेड वैल्यू क्या है? USD 1.7 बिलियन बाई 2025. इंडिया में क्यों ये DeFi डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आ रहा है? डेमोग्राफिक. लोग पॉपुलेशन बहुत है ना. यूपीआई और डिजिटल इकोसिस्टम का स्ट्रेंथ है. सब लोग यूपीआई यूज करना जानते हैं. यूपीआई और ऐप यूज करना जानते हैं. और इन्वेस्टर एपेटाइट है. बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करके थोड़ा पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं. यूज ऑफ DEFI इन इंडिया. लेंडिंग एंड बोरोइंग. प्लेटफॉर्म लाइक आवे, कंपाउंड अलाउ पीयर टू पीयर लोन विदाउट बैंक्स. बिना बैंक के लोन भी अलाउ कर रहे हैं. वाह. लेंडिंग एंड बोरोइंग. ठीक है. ट्रेडिंग एंड यील्ड फार्मिंग. यूजर प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड अर्न रिटर्न्स. स्पेकुलेटिव बट पॉपुलर अमंग यंग इन्वेस्टर. यंग इन्वेस्टर में क्या है? पॉपुलर है. रेमिटेंस एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. पोटेंशियल फॉर चीपर एंड फास्टर अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट
स्विफ्ट का एक तरह से ये फास्टर ऑल्टरनेटिव है। चैलेंजेस इन इंडिया, इंडिया में क्या चैलेंज है? रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है पहली चैलेंज। नो कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो डीएफआई लॉ, ड्राफ्ट बिल्स ऑसिलेट बिटवीन बैन एंड रेगुलेशन। कभी हम क्रिप्टो को बैन करते हैं, कभी क्रिप्टो को रेगुलेट करते हैं। अभी तक इंडिया ये सोच ही नहीं पाया कि हमें क्रिप्टो का करना क्या है ना। इसी चक्कर में मैंने आज तक क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया कि ये अलाउड नहीं है ना, बैन हो सकता है, ठीक है। बट जिन्होंने इन्वेस्ट किया, बहुत लोगों ने बहुत पैसा भी बना लिया, कुछ लोगों ने अपने पैसे गंवाए भी नेचुरली। कन्फ्लिक्टिंग रोल्स ऑफ आरबीआई एंड सेबी, आरबीआई और सेबी, सेबी का रोल है ओवरसाइट का, आरबीआई का रोल है करेंसी का, तो इसमें किसका रोल आएगा वो भी नहीं पता। फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी रिस्क, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे चैलेंज हैं। साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग वैकिंग, फिशिंग, इन सब का भी चैलेंज है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गैप, वहां पे अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपके इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन कौन देगा? कोई नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं है, तो ये गैप है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है, थ्रेट ऑफ कैपिटल फ्लाइट, पूरा पैसा उड़ के जा सकता है किसी और कंट्री में। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? रेगुलेटरी क्लैरिटी, a clear framework distinguishing securities, stable coins, कोलेबोरेशन बिटवीन आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या होगा? कोऑपरेशन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मैंडेटरी रिस्क डिस्क्लोजर, ग्रीवियंस रिडक्शन, साइबर एंड टैक्स सेफगार्ड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स, स्ट्रेंथन सर्टेन कैपेसिटी फॉर डेफी साइबर रिस्क। तो यहाँ स्ट्रेंथन होगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का कैपेसिटी फॉर डीईएफआई साइबर रिस्क, ठीक है। तो ये सारा चीज करना होगा, ये सारा चीज करके, ये जो आप पढ़ते हो ना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जब आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हो, साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी जो टॉपिक है वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी में आता है, तो इसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये एक बॉडी है जो आपको रेडी करता है ना, किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसको डील करने के लिए, साइबर से रिलेटेड। कंक्लूजन क्या है? डीएफआई कैन रीशेप इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें फायदा ये होगा, ज्यादा इंक्लूजन होगा, एफिशिएंसी होगा, इन्फ्लूशन होगा, इनोवेशन होगा, बट रिस्क भी है, इलिसिट इलीगल फाइनेंस, इनस्टेबिलिटी, ये सब का रिस्क भी है। तो हमें अब जल्दी से डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। पाकिस्तान भी जा रहा है क्रिप्टो करेंसी की तरफ। जब इंडिया और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय ट्रंप ने इन्वेस्ट किया था उधर, ठीक है। इसके ऊपर आर्टिकल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो अब इंडिया के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, हम उसको रिस्क 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 समझ के लूज करते जाएंगे तो हमारे लिए रिस्क बन जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस मिला था नेपाल के ऊपर, ये नेपाल के ऊपर ये रहा आपका मॉडल आंसर, नेपाल के ऊपर मॉडल आंसर, ठीक है, सीधे सीधे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंडिया मॉरिशस के ऊपर, और इंडिया मॉरिशस के ऊपर ये रहा आपका मॉडल आंसर, ठीक है। तो दीज टू क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस क्या होंगे? निकोबार प्रोजेक्ट को डिस्कस कीजिए और ब्रेन ड्रेन को डिस्कस कीजिए। दीज टू आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। थैंक यू, जय हिंद।